हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इतिहास की आज अपनी चौथी क्लास है। एकदम जीरो से बेसिक से लेकर के मैं आपको इतिहास करवा रहा हूं। तो आज की क्लास देखने से पहले आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पीछे जाके प्लेलिस्ट में वो पहले वाली क्लास देखें ताकि ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इतिहास शुरू किया। पहले दिन मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे जरूरी ये होता है कि आजकल दुनिया प्रूफ मांगती है, तो सबूत चाहिए कि इतिहास किस आधार पर कह रहे हैं कि इतिहास ये था या इतिहास में ये हुआ था। तो हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे और स्रोत के अंतर्गत हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। वो था वेद वेदांग उपनिषद, जो अपना पौराणिक धर्म ग्रंथ थे वो धर्म ग्रंथ हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे जो अपना पौराणिक साहित्य है, जिनमें बौद्ध धर्म का साहित्य आ गया, जैन धर्म का साहित्य आ गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ या पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है उनसे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो वाला हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में सबसे पहले बौद्ध और जैन साहित्य से। सबसे पहले करेंगे बौद्ध साहित्य की बात कि बौद्ध साहित्य में ऐसे कौन सी पुस्तक या ग्रंथ है जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य एक तो इसके अंदर है जातक कथाएं। क्या है? जातक कथाएं। इनसे क्या जानकारी प्राप्त हुई है? इनसे जानकारी प्राप्त हुई महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जातक कथा में पूर्व जन्म की कहानियां किसकी? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी हम स्रोत पढ़ रहे हैं कि इतिहास के अंदर कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। और अपना पार्ट है आज का पौराणिक साहित्य। बौद्ध साहित्य पढ़ लिया। बौद्ध साहित्य के अंदर एक तो जातक कथाएं ये हो गई, इनसे हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान है इनकी एक पुस्तक है हीनयान, उसका क्या नाम है? कथा वस्तु। क्या नाम है? कथा वस्तु। हीनयान बौद्ध धर्म में दो भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। तो हीनयान की पुस्तक है कथा वस्तु। इससे हमें जो बौद्ध धर्म इससे संबंधित जानकारी भी मिलती है कथा वस्तु से। ये तो था बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। नंबर 2 पे बात करते हैं, वो है जैन साहित्य। कौन सा है? जैन साहित्य। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। जैन साहित्य को सबसे पहले बता देता हूँ, कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है जैन साहित्य को? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अलावा जैन धर्म का जो प्रमुख है एक इसके अंदर एक है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र है। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो जैन धर्म थे उनके जीवन करते जैन धर्म के जो जीवन करते के बारे में जानकारी मिलती है। जीवन करते। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित एक और ग्रंथ है, वो कौन सा है? वो है कल्प सूत्र। कौन सा है? कल्प सूत्र। वो है कल्प सूत्र। इनसे क्या पता लगता है? इनसे हमें जैन धर्म के इतिहास के जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है, इसके बारे में हमें इनसे किनसे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पढ़ लिया अच्छे से। बौद्ध साहित्य के अंदर क्या आता है? एक तो जातक कथाएं जिनसे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, हीनयान
कथा वस्तु, हीनयान का जो ग्रंथ हुआ है कथा वस्तु, इससे बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसके अलावा जैन साहित्य का एक ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। इसमें जैन धर्म के जो जीवन करते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जैन धर्म का एक और है, वो है कल्प सूत्र। इसमें क्या बताया गया है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी दी गई है। ये तो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य है उनसे हम इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो हमने अभी तक जान लिया है। अब इसके अलावा जो पौराणिक ग्रंथ है और भी है, पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है वो हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। इसके बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। आज की क्लास में आपको मैं थोड़ी चाणक्य के बारे में अनकही बातें जो आपने शायद ही सुनी हो वो वाली बताने वाला हूँ। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने, चाणक्य ने। इनके अन्य नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। इसके अलावा कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र से हमें किन की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र से हमें जो मौर्य कालीन इतिहास था किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी, मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसका अनुवाद भी किया गया है और एक अनुवादक कौन है जिनका काफी बार एग्जाम में नाम पूछा जाता है, वो है श्याम शास्त्री। कौन सी हैं? श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री। तो चाणक्य के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ बातें कि जो कहानी के रूप में हमें याद रहेगा वो हम कभी भूलने वाले हैं नहीं। तो चाणक्य का जन्म जो तक्षशिला, जो रावलपिंडी आज के दिन पाकिस्तान में है, वहां माना जाता है। कहाँ माना जाता है? रावलपिंडी, तक्षशिला। जो रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में, वहां से माना जाता है। और एक साधारण से बालक, मतलब एक महिला थी जिसका नाम था मारू। क्या नाम था? मारू। उसके साधारण से पुत्र को मगध की राजगद्दी पर बिठाने वाले कौन थे? चाणक्य। और कहा जाता कि वो मारू कौन थी? वो थी, ये मारू कौन थी? जिस साधारण बालक की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उनकी माता का नाम मारू था और ये कहा जाता है कि उन्हीं मारू के नाम पर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक। इसके अलावा एक बात बताता हूं मैं, जो चाणक्य हैं इनके पिता गणानंद के दरबार में काम किया करते थे। तो कहा जाता है कि राजद्रोह के चलते उनका जो मुंडी है या बोलते हैं सिर, काट के सड़क के चौराहे पे लटका दिया गया था। उस टाइम चाणक्य की उम्र 14 वर्ष थी। कितनी थी? 14 वर्ष थी। तो ये रात के अंधेरे में जाते हैं, उस रात के अंधेरे में जाते हैं और जो मुंडी अपने पिता के जो सर वहां टंगा उसको धीरे धीरे उतारते हैं और उसका जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो करते हैं। और कहा जाता है उसी दिन नदी का जल लेके ये शपथ लेते हैं कि जब तक वह अपने पिता के जो हत्यारे उनकी मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं अपने जो केस है उनको खुला रखूंगा और उसके जो गणानंद है उसके खून से धोने के बाद ही उनको बंधूंगा। तो आगे चल करके उन्होंने गणानंद को अपदस्थ किया और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको गद्दी पे बिठाया। ठीक। इनसे संबंधित एक इनकी मौत के बारे में 2 कहानी प्रचलित हैं। उनका पता नहीं कि सही कौन सी है गलत कौन सी है, लेकिन 2 कहानी इनकी मौत के बारे में प्रचलित है चाणक्य के बारे में। तो पहली कहानी तो यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य अंत के अंदर राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो फिर उनका बेटा हुआ बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। तो बिंदुसार की माता जो थी इनको जन्म देने से पहले ही मर गई थी, मतलब कि इनका देहांत हो गया था। तो जो एक मंत्री था सुबुंदु नाम का, उन्होंने भड़काया किसके खिलाफ? बिंदुसार को चाणक्य के खिलाफ भड़काया।
क्योंकि वो मंत्री इस बात से जलते थे या फिर खफा थे कि बिंदुसार के साथ चाणक्य की मतलब ज्यादा नजदीकियां हैं, उनको कम करना उनका मेन मकसद था। तो वो अपनी चाल में कामयाब भी हो गए और कहते हैं अपने मतलब अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए चाणक्य इनके दरबार को छोड़ के जंगल में चले गए थे। फिर एक दिन क्या हुआ, जो दाई माँ होती है, लालन पोषण करने वाली माता, उन्होंने बताया कि बिंदुसार जो तेरे पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको चाणक्य रोज थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया करते। क्या कर दिया करते थे? जहर दिया करते थे, ताकि कभी दुश्मन उनको जहर दे तो उनपे असर नहीं हो। तो रोज दिया करते थे। तो एक दिन भोजन था थाली में, थाली में क्या था? भोजन था। भोजन परोस दिया गया राजा को, उसमें जहर मिला हुआ था, लेकिन गलती से वो भोजन आपकी माता ने मतलब महारानी ने खा लिया और उनकी डेथ हो गई। चाणक्य को पता लगा कि जो जहर से भोजन था वो खा लिया है किसने? महारानी ने। तो वो तुरंत गए और जो आपकी माता है उनका पेट चीर के आपका जन्म हुआ था। तो ये बात सुन के बिंदुसार को अपने आप को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने चाणक्य से विनती की कि आप वापस से आ जाओ, लेकिन कहते हैं चाणक्य जंगल से वापस नहीं आए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी ये है कि चाणक्य को जो सुबुंद मैं आपको बता रहा हूँ मंत्री, उन्होंने काफी बार जलाने की और ये कोशिश की थी। एक दिन वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए थे और कहते हैं कि सुबुंद ने उनको जला दिया था। ये प्रचलित कहानी है चाणक्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी, आपको आनंद आया होगा कहानी सुन के। कभी जिंदगी में ये बात आप भूलने वाले हो नहीं। आगे बात करते हैं। आगे जो बात करेंगे हम करेंगे, अगला जो ग्रंथ है वो है राज तरंगिणी। कौन सा है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। राज तरंगिणी कौन सा है? नाम लिख देता हूं मैं, राज तरंगिणी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ है इनका राजाओं की नदी। किनकी नदी? राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। किसने लिखा है राज तरंगिणी? ये लिखा है कल्लड़ ने। किसने लिखा है? कल्लड़ ने। इसके अलावा एकमात्र संस्कृत साहित्य है, एकमात्र या फिर कहे प्रथम संस्कृत साहित्य, प्रथम संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से, किससे? एकदम तिथि वाइज क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखा गया है या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। इतिहास या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। ठीक, तो इसमें बताया क्या गया? राज तरंगिणी में क्या लिखा गया है? इसके अंदर लिखा गया है पहली से लेकर, मैं लिख देता हूं, पहली से लेकर के 12वीं सदी तक। कौन सी सदी तक? 12वीं सदी तक। 12वीं सदी तक के कश्मीर के राजाओं का इतिहास। किसके? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। कश्मीर के राजाओं का इतिहास। हैंड राइटिंग में थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि आपके टाइम का ध्यान रखना पड़ता है और मत लग जाता हूँ आपको कहानियां सुनाने और उसी में टाइम बीत जाता है। अब से कोशिश करेंगे आपको कहानियां थोड़ी कम सुनाया करेंगे। ये समझ में आया? आगे बात करेंगे हम, जो है एक और इम्पोर्टेंट है, नाम सुना होगा आपने, चचनामा। क्या है? चचनामा। अभी मैं आप ये देख रहे हो कि क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, पौराणिक ग्रंथ। अब एक है चचनामा। क्या है? चचनामा। चचनामा है ये। इसके बारे ये किसने लिखा था? ये लिखा था अली अहमद ने। किसने लिखा था? अली अहमद ने लिखा था। और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि
अरबों की, जो अरबी लोग थे भारत में आए थे, अरबों ने जो सिंध प्रांत में विजय प्राप्त की उसके बारे में लिखा गया है। अरबों की सिंध विजय का, अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने अंदर जुनून को बनाए रखना है और पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। आगे बात करते हैं अष्टध्यायी। अष्टध्यायी ये किसने लिखा था? अष्टध्यायी किसने लिखा था? अष्टध्यायी लिखा था पाणिनि ने। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। इसके अलावा बात करें तो वो बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या पता लगता है? मौर्य काल के पहले का इतिहास और साथ में वह मौर्यकालीन, मतलब जिस समय मौर्यकालीन शासन चल रहा था, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का पता इससे लगता है। राजनीतिक व्यवस्था का पता लगता है, व्यवस्था का पता चलता है। किसके अंदर? अष्टध्यायी के अंदर, जो पाणिनि ने लिखी थी। मौर्य काल के पहले का इतिहास व मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। इसके अलावा इसी के अंदर पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार ये लिपि जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था। लिपि शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग? लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। एकदम मतलब निचोड़, हिस्ट्री की जो क्लास है एकदम निचोड़ आपके सामने पेश किया जा रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से यदि आपने क्लास देख ली तो मैं कहता हूँ इतिहास का आपको जो सारा आज तक का भ्रम था सब दूर हो जाएगा और सब अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? क्लास को शिद्दत से देखनी है, पूरी देखनी है और क्रम वाइज देखनी है। नहीं कि आज उठाया और क्लास को देख लिया। एक नंबर से आप क्लास को देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझने में आने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं गार्गी संहिता की। किसकी बात करते हैं? एक है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, क्योंकि यदि हम टाइम को देखते रहे तो अपनी क्लास पूरी नहीं होगी, पूरी एक साल लग जाएगी इतिहास को कंप्लीट करने में। तो थोड़ा टाइम को भी मैनेज करेंगे और थोड़ी क्लास लंबी होती है तो भी आपको थोड़ा सहनशील होना पड़ेगा और क्लास को लंबी को देखना पड़ेगा। गार्गी संहिता एक है ज्योतिष ग्रंथ है। वैसे तो ये क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। लेकिन इसमें बताया क्या गया है? इसके अंदर जो भारत में अरबों के आक्रमण हुए थे, भारत में अरबों के आक्रमण, किनके? अरब लोग जो आए थे, अरबों के आक्रमण के बारे में बताया गया है। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कात्यायन ने। किसने लिखी थी? कात्यायन ने लिखी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो एक और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको, पढ़ने को बहुत सारे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। जो एक इम्पोर्टेंट है वो है महाभाष्य। महाभाष्य कौन सा है? महाभाष्य। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। पतंजलि के, हाँ वही योग वाले। ये कहते हैं पुष्यमित्र शुंग एक राजा था। इसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इतनी कहानियां सुनाऊंगा आपको इतिहास में कि आपको मजा आ जाएगा इतिहास पढ़ने में। पुष्यमित्र शुंग के मित्र बताते हैं इनको। तो पुष्यमित्र शुंग के मित्र हुए तो किसका इतिहास लिखेंगे? जो शुंग थे, जो शुंग वंश का इतिहास, शुंग वंश का इतिहास लिखेंगे। ये था आज की अपनी क्लास। पौराणिक साहित्य जो था वो हमने पढ़ लिया है, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या बच गया? एक तो बच गए स्रोतों के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। स्रोतों में क्या पढ़ेंगे, किनसे हमें पता लगता है कि इतिहास क्या था। विदेशी यात्री बच गए। इसके अलावा 2 क्लास तो इनकी होंगी और एक जो पौराणिक चीजें क्या क्या मिली है, पुरातात्विक सामान हमें मिला है, पुरातात्विक सामान। आई थिंक 2 क्लास इनकी होंगी, तब हमारे स्रोत कंप्लीट होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और यदि क्लास पसंद आ रही है, मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।